नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नसीहतों का दफ्तर। बाबू अक्षय कुमार पटना के एक वकील थे और बड़े वकीलों में समझे जाते थे। राय बहादुरी के करीब पहुंच चुके थे, जैसा कि अक्सर बड़े आदमियों के बारे में मशहूर है। इन बाबू साहब का लड़कपन भी बहुत गरीबी में बीता था। माँ बाप अब अपने शैतान लड़कों को डांटते डपटते तो बाबू अक्षय कुमार का नाम मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था। अक्षय बाबू को देखो, आज दरवाजे पर हाथी झूमता है, कल पढ़ने को तेल नहीं मैसर होता था। पुआल जलाकर उसकी आंच में पड़ते, सड़क की लालटेनों की रोशनी में सबक याद करते। विद्या इस तरह आती है। कोई कोई कल्पनाशील व्यक्ति इस बात के भी साक्षी थे कि उन्होंने अक्षय बाबू को जुगनू की रोशनी में पढ़ते देखा है। जुगनू की दमक या पुआल की आंच में अस्थायी प्रकाश हो सकता है, इसका फैसला सुनाने वालों की अकल पर था। कहने का आशय यह है कि अक्षय कुमार का बचपन का जमाना बहुत ईर्ष्या करने योग्य न था और न वकालत का जमाना। खुश नसीबियों की वह बाढ़ अपने साथ लाया जिसकी उम्मीद थी। बाढ़ का जिक्र ही क्या, बरसों तक अकाल की सूरत थी। यह आशा की सियाह गाउन कामधेनु साबित होगा और दुनिया की सारी नेमतें उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहेंगी। झूठ निकली, काला गाउन काले नसीब को रोशन न कर सका। अच्छे दिनों के इंतजार में बहुत दिन गुजर गए और आखिरकार जब अच्छे दिन आए, जब गार्डन पार्टियों में शरीक होने की दावतें आने लगी, जब वह आम जलसों में सभापति की कुर्सियों पर शोभायमान होने लगे, तो जवानी विदा हो चुकी थी और बालों को खिंचाव की जरूरत महसूस होने लगी थी। खासकर इस कारण से कि सुंदर और हंसमुख हेमवती की खातिरदारी जरूरी थी, जिसके शुभ आगमन ने बाबू अक्षय कुमार के जीवन की अंतिम आकांक्षा को पूरा कर दिया था। जिस तरह दानशीलता मनुष्य की दुर्गुणों को छिपा लेती है, उसी तरह कृपणता उसके सद्गुणों पर पर्दा डाल देती है। कंजूस आदमी के दुश्मन सब होते हैं, दोस्त कोई नहीं होता। हर व्यक्ति को उससे नफरत होती है। वह गरीब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आमतौर पर वह बहुत ही शांति प्रिय, गंभीर, सबसे मिलजुल कर रहने वाला और स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। मगर कंजूसी काला रंग है, जिस पर दूसरा कोई रंग चाहे कितना ही चटक क्यों न हो, नहीं चढ़ सकता। बाबू अक्षय कुमार भी कंजूस मशहूर थे। हालांकि जैसा कायदा है, यह उपाधि उन्हें ईश्वर के दरबार से प्राप्त हुई थी। जो व्यक्ति कंजूस कह सकता हो, समझ लो कि वह बहुत ही भाग्यशाली है और उससे डाह करने वाले बहुत हैं। अगर बाबू अक्षय कुमार कौड़ियों को दांत से पकड़ते थे तो किसी का क्या नुकसान था। अगर उनका मकान बहुत ठाट बाट से नहीं सजा हुआ था, अगर उनके यहाँ मुफ्त खोर ऊँघने वाले नौकरों की फौज नहीं थी, अगर वह 2 घोड़ों की फिटन पर कचहरी नहीं जाते थे, तो किसी को क्या नुकसान था। उनकी जिंदगी का उसूल था कि कौड़ियों की तुम फिक्र रखो, रुपये अपनी फिक्र आप कर लेंगे, और इस सुनहरे उसूल को कठोरता से पालन करने का उन्हें पूरा अधिकार था। इन्हीं कौड़ियों पर जवानी की बहारें और दिल की उमंगें न्यौछावर की थी। आंखों की रोशनी और सेहत जैसे बड़ी नेमत इन्हीं कौड़ियों पर चढ़ाती थी। उन्हें दांतों से पकड़ते थे तो बहुत अच्छा करते थे, पलकों से उठाना चाहिए था। लेकिन सुंदर हंसमुख हेमवती का स्वभाव इससे बिल्कुल उलट था। अपनी दूसरी बहनों की तरह वह भी सुख सुविधा पर जान देती थी। और गो बाबू अक्षय कुमार ऐसे नादान और ऐसे रूखे सूखे नहीं थे कि उनके कद्र करने के काबिल कमजोरियों की कद्र न करते। नहीं, वह सिंगार और सजावट की चीजों को देखकर कभी कभी खुश होने की कोशिश भी करते थे। मगर कभी कभी जब हेमवती उनकी नेक सलाहों की परवाह न करके सीमा से आगे बढ़ जाती थी, तो उस दिन बाबू साहब को उसकी खातिर अपनी वकालत की योग्यता का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर खर्च करना पड़ता था। एक रोज जब अक्षय कुमार कचहरी से आए, तो सुंदर और हंसमुख हेमवती ने एक रंगीन लिफाफा उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने देखा तो अंदर एक बहुत नफीस गुलाबी रंग का निमंत्रण था। हेमवती से बोले, इन लोगों को एक न एक खपत सूझता ही रहता है। मेरे ख्याल में इस ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की कोई जरूरत न थी। हेमवती इन बातों के सुनने की आदी थी। मुस्कुराकर बोली, इससे बेहतर और कौन खुशी का मौका हो सकता है। अक्षय कुमार समझ गए कि अब बहस मुबाहिसे की जरूरत आ गई। संभाल बैठे और बोले, मेरी जान, बीए के इम्तिहान में पास होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। हजारों नौजवान हर साल पास होते रहते हैं। अगर मेरा भाई होता तो मैं सिर्फ उसकी पीठ ठोक कर कहता कि शाबाश, खूब मेहनत की। मुझे ड्रामा खेलने का ख्याल भी पैदा ना होता। डॉक्टर साहब तो समझदार आदमी हैं, उन्हें क्या सूझी। हेमवती, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अक्षय कुमार, क्यों, क्या वादा कर लिया है? हेमवती, डॉक्टर साहब की बीवी खुद आई थी। अक्षय कुमार, तो मेरी जान, तुम भी कभी उनके घर चली जाना।
परसों जाने की क्या जरूरत है हेमवती, अब बता ही दूं, मुझे नायिका का पाठ दिया गया है और मैंने उसे मंजूर कर लिया है। यह कहकर हेमवती ने गर्व से अपने पति की तरफ देखा, मगर अक्षय कुमार को इस खबर से बहुत खुशी नहीं हुई। इससे पहले 2 बार हेमवती शकुंतला बन चुकी थी। इन दोनों मौकों पर बाबू साहब को काफी खर्च करना पड़ा था। उन्हें डर हुआ कि अब की हफ्ते में फिर घोष कंपनी 200 का बिल पेश करेगी और इस बात की सख्त जरूरत थी कि अभी से रोकथाम किया जाए। उन्होंने बहुत मुलायमित से हेमवती का हाथ पकड़ लिया और बहुत मीठे और मोहब्बत में लिपटे हुए लहजे में बोली, प्यारी, यह बला फिर तुमने अपने सिर ले ली। अपनी तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे इस प्रेमी को कितना परेशान करती है। मेरी जान, यह चलते नैतिक दृष्टि से बहुत आपत्तिजनक होते हैं। इन्हीं मौकों पर दिलों में ईर्ष्या के बीज बोए जाते हैं। यही पीठ पीछे बुराई करने की आदत पड़ी है और यही तानेबाजी और नोक झोंक की मशक होती है। फला लेडी हसीन है, इसलिए उसकी दूसरी बहनों का फर्ज है कि उससे जले। मेरी जान, ईश्वर ना करे कि कोई डाही बने, मगर डाह करने के योग्य बनना तो अपने अख्तियार की बात नहीं। मुझे भय है कि तुम्हारा दाहक सौंदर्य कितने ही दिलों को जलाकर राख कर देगा। प्यारे हेमू, मुझे दुख है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मुझे विश्वास है अगर तुम्हें मालूम होता कि मैं इसे पसंद ना करूँगा तो तुम हरगिज स्वीकार न करती। सुंदर और हंसमुख हेमवती इस मोहब्बत में लिपटी हुई तकरीर को बजाहिर बहुत गौर से सुनती रही। इसके बाद जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली, मैंने तो यह सोचकर मंजूर कर लिया था कि कपड़े सब पहले ही के रखे हुए हैं, ज्यादा सामान की जरूरत ना होगी। सिर्फ चंद घंटों की तकलीफ है और एहसान मुफ्त। डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं है, मगर अब न जाऊंगी। मैं अभी उनको अपनी मजबूरी लिख देती हूँ। सचमुच क्या फायदा, बेकार की उलझन। यह सुनकर कि कपड़े सब पहले के रखे हुए हैं, कुछ ज्यादा खर्च ना होगा, अक्षय कुमार के दिल पर से एक बड़ा बोझ उठ गया। डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं। यह जुल्मा भी मानी से खाली न था। बाबू साहब पछताए कि अगर पहले से यह हाल मालूम होता तो काहे को इस तरह रूखा सूखा उपदेशक बनना पड़ता। गर्दन हिलाकर बोले, नहीं नहीं मेरी जान, मेरा मंशा यह हरगिज नहीं कि तुम जाओ ही मत। जब तुम निमंत्रण स्वीकार कर चुकी हो तो अब उससे मुकरना इंसानियत से हटी हुई बात मालूम होती है। मेरी सिर्फ यह मंशा थी कि जहाँ तक मुमकिन हो ऐसे जलसों से दूर रहना चाहिए। मगर हेमवती ने अपना फैसला बहाल रखा। अब मैं ना जाऊंगी, तुम्हारी बातें गिरहा में बांध ली। दूसरे दिन शाम को अक्षय कुमार हवाखोरी को निकले। आनंद बाग उस वक्त चौबन पर था। ऊंचे ऊंचे सरों और अशोकों की कतारों के बीच लाल बजरी से सजी हुई सड़क ऐसी खूबसूरत मालूम होती थी कि जैसे कमल के पत्तों में फूल खिला हुआ है या नौकदार पलकों के बीच में लाल मत वाली आंखें जेब दे रही हैं। बाबू अक्षय कुमार इस क्यारी पर हवा के हल्के फुल्के ताजगी देने वाले झोंकों को मजा उठाते हुए एक सायेदार कुंज में जा बैठे। यह उनकी खास जगह थी। इस इनायतों की बस्ती में आकर थोड़ी देर के लिए उनके दिल पर फूलों के खिलेपन और पत्तों की हरियाली का बहुत ही नशीला असर होता था। थोड़ी देर के लिए उनका दिल भी फूल की तरह खिल जाता था। यहाँ बैठे उन्हें थोड़ी देर हुई थी कि उन्हें एक बूढ़ा आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने सलाम किया और एक मोहरदार बंद लिफाफा देकर गायब हो गया। अक्षय बाबू ने लिफाफा खोला और उसकी अंबरी महक से रूह फड़क उठी। खत का मजमून यह था, मेरे प्यारे अक्षय बाबू, आप इस नाचीज के खत को पढ़कर बहुत हैरत में आएंगे, मगर मुझे आशा है कि आप मेरी इस ढिठाई को माफ करेंगे। आपके आचार विचार, आपकी सुरुचि और आपके रहन सहन की तारीफें सुन सुनकर मेरे दिल में आपके लिए एक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया है। आपके सादे रहन सहन ने मुझे मोहित कर लिया है। अगर हया शर्म मेरा दामन न पकड़े होती तो मैं अपनी भावनाओं को और भी स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित करती। साल भर हुआ कि मैंने सामान्य पुरुषों की दुर्बलताओं से निराश होकर यह इरादा कर लिया कि शेष जीवन खुशियों को सपना देखने में काटूंगी। मैंने ढूंढा, मगर जिस दिल की तलाश थी ना मिला। लेकिन जब मैंने आपको देखा है, मुद्दतों की सोई हुई उमंगें जाग उठी है। आपके चेहरे पर सुंदरता और जवानी की रोशनी ना सही, मगर कल्पना की झलक मौजूद है, जिसकी मेरी निगाह में ज्यादा इज्जत है। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आपको अपने बाहरी रंग की चिंता होती तो शायद मेरे अस्तित्व का दुर्बल अंश ज्यादा प्रसन्न होता, मगर मैं रूप की भूखी नहीं हूँ। मुझे एक सच्चे प्रदर्शन से मुक्त
सीने में दिल रखने वाले इंसान की चाह है और मैंने उसे पा लिया। मैंने एक चतुर पनडुब्बे की तरह समुद्र की तह में बैठकर उस रतन को ढूंढ निकाला है। मेरी आपसे केवल यह प्रार्थना है कि आप कल रात को डॉक्टर किचलू के मकान पर तशरीफ लाएं। वहाँ एक हरे कपड़े पहने स्त्री अशोकों के कुंज में आपके लिए आंखें बिछाए बैठी नजर आएगी। इस खत को अक्षय कुमार ने दोबारा पढ़ा। इसका उनके दिल पर क्या असर हुआ यह बयान करने की जरूरत नहीं। वह ऋषियों नहीं थे, हालांकि ऐसे नाजुक मौके पर ऋषियों का फिसल जाना भी असंभव नहीं। उन्हें एक नशा सा महसूस होने लगा। जरूर इस परी ने मुझे यहाँ बैठे देखा होगा। मैंने आज कई दिन से आईना भी नहीं देखा, जाने चेहरे की क्या कैफियत हो रही है। इस ख्याल से बेचैन होकर वह दौड़े हुए एक हौज पर गए और उसके साफ पानी में अपनी सूरत देखी, मगर संतोष न हुआ। बहुत तेजी से कदम बढ़ाते हुए मकान की तरफ चले और जाते ही आईने पर निगाह दौड़ाई। हजामत साफ नहीं है और साफा कमबख्त खूबसूरती से नहीं बांधा, मगर तब भी मुझे कोई बदसूरत नहीं कह सकता। यह जरूर कोई आला दर्जे की पढ़ी लिखी ऊंचे विचारों वाली स्त्री है, वरना मामूली औरतों की निगाह में तो दौलत और रूप के सिवा और कोई चीज जचती ही नहीं। तो भी मेरा यह फूहड़पन किसी सुरुचि संपन्न स्त्री को अच्छा नहीं मालूम हो सकता। मुझे अब इसका ख्याल रखना होगा। आज मेरे भाग्य जागे हैं। बहुत मुद्दत के बाद मेरी कद्र करने वाला एक सच्चा जोहरी नजर आया है। भारतीय स्त्रियां शर्म और हया की पुतली होती हैं। जब तक कि अपने दिलों की हलचल से मजबूर न हो जाए, वह ऐसा खत लिखने का साहस नहीं कर सकती। इन्हीं ख्यालों में बाबू अक्षय कुमार ने रात काटी, पलक तक नहीं झपकी। दूसरे दिन सुबह 10 बजे बाबू अक्षय कुमार ने शहर की सारी फैशनेबल दुकानों की सैर की। दुकानदार हैरत में थे कि आज बाबू साहब यहाँ कैसे भूल पड़े। कभी भूल कर भी ना झांकते थे। यह काया पलट क्यों कर हुई? गरज आज उन्होंने बड़ी बेदर्दी से रुपया खर्च किया और जब घर चले तो फिटन पर बैठने की जगह न थी। हेमवती ने उनके माथे पर से पसीना साफ करके पूछा, आज सवेरे से कहाँ गायब हो गई? अक्षय कुमार ने चेहरे को जरा गंभीर बनाकर जवाब दिया, आज जिगर में कुछ दर्द था, डॉक्टर चड्डा के पास चला गया था। हेमवती के सुंदर हंसते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। बोली, तुमने मुझसे बिल्कुल जिक्र नहीं किया। जिगर का दर्द भयानक मर्ज है अक्षय कुमार। डॉक्टर साहब ने कहा है कोई डरने की बात नहीं है। हेमवती, इसकी दवा डॉक्टर किचलू के यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। मालूम नहीं डॉक्टर चड्डा मर्ज की तह तक पहुँचे भी या नहीं। अक्षय कुमार ने हेमवती की तरफ एक बार चुभती हुई निगाहों से देखा और खाना खाने लगे। इसके बाद अपने कमरे में जाकर बैठे। शाम को जब वह पार्क घंटाघर आनंद बाग की सैर करते हुए फिटन पर जा रहे थे तो उनके होठों पर लाली और गालों पर जवानी की गुलाबी झलक मौजूद थी। तो भी प्रकृति के अन्याय पर जिसने उन्हें रूप की संपदा से वंचित रखा था, उन्हें आज जितना गुस्सा आया शायद और कभी न आया हो। आज वह पतली नाक के बदले अपना खूबसूरत गाउन और डिप्लोमा सब कुछ देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर साहब किचलू का खूबसूरत लताओं से सजा हुआ बंगला रात के वक्त दिन का समा दिखा रहा था। फाटक के खम्भे, बरामदे के मेहराबे, सरों के पेड़ों की कतारें सब बिजली के बल्बों से जगमगा रही थी। इंसान की बिजली की कारीगरी इतना रंगारंग जादू दिखा रही थी। दरवाजे पर शुभ आगमन का बंधनवार, पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी, लताओं में खिलते हुए फूल, यह सब इसी बिजली की रोशनी के जलवे हैं। इसी सुहानी रोशनी में शहर के रईस इठलाते फिर रहे हैं। अभी नाटक शुरू करने में कुछ देर है, मगर उत्कंठा लोगों को अधीर करने में लगी है। डॉक्टर किचलू दरवाजे पर खड़े मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। 8 बजे होंगे कि बाबू अक्षय कुमार बड़ी आन बान के साथ अपनी फिटन से उतरे। डॉक्टर साहब चौंक पड़े। आज गुल्लर में कैसे फूल लग गए। उन्होंने बड़े उत्साह से आगे बढ़कर बाबू साहब का स्वागत किया और सर से पांव तक उन्हें गौर से देखा। उन्हें कभी ख्याल भी न हुआ था कि बाबू अक्षय कुमार ऐसे सुंदर सजीले कपड़े पहने हुए गबरू नौजवान बन सकते हैं। कायाकल्प का स्पष्ट उदाहरण आंखों के सामने खड़ा था। अक्षय बाबू को देखते ही इधर उधर के लोग आकर उनके चारों ओर जमा हो गए। हर शख्स हैरत से एक दूसरे का मुंह ताकता था। होंठ रुमाल की आड़ ढूंढने लगे, आंखें सरगोशियां करने लगी। हर शख्स ने गैर मामूली तापक से उसका मिजाज पूछा। शराबियों की मंजलिस और पीने की मनाही करने वाली हजरत वाइज की तशरीफ आवरी का नजारा पेश हो गया। अक्षय बाबू बहुत झेप रहे थे। उसकी आंखें ऊपर को न उठती थी, इसलिए जब मिजाज पुरसियों को तूफान दूर हुआ तो उन्होंने अपने हरे कपड़ों वाली स्त्री की तलाश में चारों तरफ एक निगाह दौड़ाई और दिल में कहा, शायद यह शोहदे हैं मस्खरे, मगर अभी अभी उनकी आंखें खुली जाती हैं। मैं दिखा दूंगा कि मुझ पर भी सुंदरियों की दृष्टि पड़ती है। ऐसी सुंदरियां भी हैं जो सच्चे दिल से मेरे मिजाज की कैफियत पूछती है और जिसने अपना दर्दे दिल कहने में भी रंगीन बयान हो सकता है, मगर
उस हरे कपड़े वाली प्रेमिका का कहीं पता न था। निर्को चारों तरफ से घूम घाम कर नाकाम वापस आई। आध घंटे के बाद नाटक शुरू हुआ। बाबू साहब निराश भाव से पैर उठाते हुए थिएटर हॉल में गए और कुर्सी पर बैठ गए। बैठकर क्या गए, फिर गिर पड़े। पर्दा उठा। शकुंतला अपनी दोनों सखियों के साथ सिर पर घड़ा रखे पौधों को सींचती हुई दिखाई दी। दर्शक बाग बाग हो गए। तारीफों के नार ना बुलंद हुए। शकुंतला का जो काल्पनिक चित्र खींच सकता है वह आंखों के सामने खड़ा था। वही प्रेमिका का खुलापन, वही आकर्षक गंभीरता, वही मतवाली चाल, वही शर्मीली आंखें। अक्षय बाबू पहचान गए, यह सुंदर हंसमुख हेमवती है। बाबू अक्षय कुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने मुझसे वादा किया था कि मैं नाटक में न जाऊंगी। मैंने घंटों इसे समझाया। अपनी असमर्थता लिखने पर तैयार थी, मगर सिर्फ दूसरों को रिझाने और लुभाने के लिए, सिर्फ दूसरों के दिलों में अपने रूप, अपनी अदाओं का जादू फूंकने के लिए, सिर्फ दूसरी औरतों को जलाने के लिए। उसने मेरी नसीहतों का और अपने वादे का, यहाँ तक कि मेरी अप्रसन्नता का भी जरा भी ख्याल न किया। हेमवती ने भी उड़ती हुई निगाहों से उनकी तरफ देखा। उनके बांकापन पर उसे जरा भी ताजुब न हुआ। कम से कम वह मुस्कुराई नहीं। सारी महफिल बेसुध हो गई, मगर अक्षय बाबू का जी वह न लगता था। वह बार बार उठकर बाहर जाते, इधर बेचैनी से आंखें फाड़ फाड़ देखते और हर बार झुंझलाकर वापस आते। यहाँ तक कि 12 बज गए और अब मायूस होकर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू किया। मैं भी कैसा अहमक हूँ, एक शेख औरत के चकमे में आ गया। जरूर इन्हीं बदमाशों में से किसी की शरारत होगी। यह लोग मुझे देख देख कर कैसा हंसते थे। इन्हीं में से किसी मस्खरे ने यह शिगुफा छोड़ा है। अफसोस सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया। लज्जित हुआ सो अलग, कई मुकदमे हाथ से गए। हेमवती की निगाहों में जलील हो गया। और यह सब सिर्फ इन हहाइयों की खातिर। मुझसे बड़ा अहमक और कौन होगा। इस तरह अपने ऊपर लानत भेजते। गुस्से में भरे हुए वे फिर महफिल की तरफ चले कि एकाएक सरों के पेड़ के नीचे वह हरित वासना सुंदरी उन्हें इशारे से अपनी तरफ बुलाती हुई नजर आई। खुशी की मारे उनकी बाँछें खिल गई। दिलो दिमाग पर एक नशा सा छा गया। मस्ती के कदम उठाते, झूमते और ऐंठते उस स्त्री के पास आए और आशिकाना जोश के साथ बोले, ए रूप की रानी, मैं तुम्हारी इस कृपा के लिए हृदय से तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तुम्हें देखने के शौक में इस अधमरे प्रेमी की आंखें पथरा गई। और अगर तुम्हें कुछ देर तक और यह आंखें देख न पाती तो तुम्हें अपने रूप के मारे हुए लाश पर हसरत के आंसू बहाने पड़ते। कल शाम ही से मेरे दिल की जो हालत हो रही है उसका जिक्र बयान की ताकत से बाहर है। मेरी जान, मैं कल कचहरी न गया और कई मुकदमे हाथ से खोए, मगर तुम्हारे दर्शन से आत्मा को जो आनंद मिल रहा है उस पर मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ। मुझे अब धैर्य नहीं है। प्रेम की आग ने संयम और धैर्य को जलाकर खाक कर दिया है। तुम्हें अपने हुस्न के दीवाने से यह पर्दा करना शोभा नहीं देता। शमा और परवाना में पर्दा कैसा, रूप की खान और ए सौंदर्य की आत्मा। तेरी मोहब्बत भरी बातों ने मेरे दिल में आरजुओं का तूफान पैदा कर दिया है। अब यह दिल तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है और यह जान तुम्हारे चरणों में आपर्तित है। यह कहते हुए बाबू अक्षय कुमार ने आशिकों जैसी ढिठाई से आगे बढ़कर उस हरित वासना सुंदरी का घूंघट उठा दिया और हेमवती को मुस्कुराते देखकर बेअख्तियार मुंह से निकला, अरे, और फिर कुछ मुंह से ना निकला। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे आंखों के सामने से पर्दा हट गया। बोले, यह तुम्हारी शरारत थी। सुंदर हंसमुख हेमवती मुस्कुराई और कुछ जवाब देना चाहती थी, मगर बाबू अक्षय कुमार ने उस वक्त ज्यादा सवाल जवाब का मौका ना देखा। बहुत लज्जित होते हुए बोले, हेमवती, अब मुंह से कुछ मत कहो। तुम जीती, मैं हार गया। यह हार कभी ना भूलेगी जमाना से। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कहानी पसंद आए।